Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello students, welcome to virtual class. We are going to learn English today of standard 10th. Myself, Sagar Vasant Mahale, your virtual class teacher. Today we are going to learn a beautiful poem based on a child's imagination. एक बच्चे की, छोटे से बच्चे की एक शानदार कल्पना जो लिखी गई है सुनील शर्मा, एक हिंदी कवि जिन्होंने ये कविता हिंदी में लिखी थी। उसके बाद इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है और वो हमारे सिलेबस में है, चैप्टर 1.3, जिसका नाम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। यानी कि मूनलाइट जो है चंद्र प्रकाश को वो कवि एक कटोरे में, एक बास्केट में जमा कर देना चाहता है। वो चंद्र प्रकाश से इतना प्रभावित है, he is so impressed with the moonlight that he has written a beautiful poem on the basket full of moonlight. So students, let's see now. Before starting the poem, we are going to do some chit-chat, some kind of discussion. Let's see. Did you like to hear bedtime stories when you were a child? क्या आपको बचपन में, जब आप बहुत छोटे थे, तो दादा दादी या मम्मी पापा से सोने के वक्त कहानियां सुनने की आदत थी, या आपको कहानियां सुनना पसंद था? जरूर पसंद होगा बच्चों, ये जवाब आपको देना है। दूसरा सवाल, Who usually told you the bedtime stories? तो आपको हमेशा सोने के वक्त कहानियां कौन सुनाता था? नाना, नानी, दादा, दादी, मामा, या फिर माँ, पिताजी, बड़ा भाई या बड़ी बहन। तो ऐसे कोई हमारे रिश्तेदार होते जो हमारे घर में रहते हैं और वो हमें सोने के वक्त स्टोरी सुनाते। तो आपके लाइफ में, आपके बचपन में आपको कहानियां कौन सुनाता था? Why did you like them? और यदि आपको बेड टाइम स्टोरीज पसंद थी तो मुझे एक सवाल का जवाब दे कि आपको वो क्यों पसंद थी। इसका जवाब आप लिंक में या कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो। Do you still like to hear those stories again? क्या आपको अभी भी वो स्टोरीज सुनना पसंद है? क्योंकि अभी आप 10वीं में आ गए, उम्र 14-15 साल के हो चुके हो, तो अभी बहुत से बच्चे कहानियां नहीं सुनते। अभी तो बहुत से बच्चे मोबाइल में मूवीज देखते हैं, मोबाइल में ही कहानियां देख लेते हैं। लेकिन जब आप छोटे थे, जब मोबाइल आपके हाथों में नहीं था, तब आपको स्टोरीज कौन सुनाता था? क्या वो आपको पसंद थी? आपको क्यों पसंद थी और क्यों ना पसंद थी? ये सारे सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो बच्चों। नाउ सेकंड क्वेश्चन, discuss in groups about the procedure of planting a tree. Write the steps in bullet points and present it before the class. तो अभी आपको ग्रुप में एक प्रोसीजर डिस्कस करना है कि पेड़ कैसे लगाया जाता है और आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने। बुलेट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप टेक्स्ट बुक में या किसी किताब में देखते होंगे कि एक सर्कल होता है, सर्कल के आगे एक पॉइंट, दूसरा सर्कल, उसके आगे एक पॉइंट। तो वैसे बुलेट पॉइंट्स आपको बनाने हैं, 2, 4, 5 जितने भी आप बना सकते हैं। आपको प्रोसीजर बतानी है, प्रक्रिया क्या होती है, एक पौधे को लगाने की जो प्रक्रिया है स्टार्ट टू एंड कैसे होती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे मेरे अपने बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूं। सबसे पहले डिग अ होल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक छोटा सा छेद कीजिए। दूसरा, रिमूव द प्लांट जेंटली फ्रॉम कंटेनर, उस प्लांट को कंटेनर से आराम से निकालो। कंटेनर यानी जिसमें भी आपको प्लास्टिक में दिया गया है, पेपर में दिया गया है, उस प्लांट के साथ थोड़ी सी मिट्टी अटैच रहती है, उसको केयरफुली निकालना है। तीसरा मुद्दा है प्लेस द प्लांट केयरफुली, बड़े केयरफुली, बड़े सावधानी से उस पौधे को उस छेद में जो हमने गड्ढा किया है, उस गड्ढे में बराबर से केयरफुली रखना है। उसके बाद चौथा पॉइंट है फिल द सराउंड विद द सॉइल, तो आजू बाजू में जो गड्ढा हमने थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया था उसके ऊपर मिट्टी से प्रॉपरली उसे ढक दो।
ताकि बीच में छेद ना रह जाए, बीच में कोई खड्डा ना रह जाए। 5वां पॉइंट, वाटर द प्लांट रेगुलरली। और सिर्फ पेड़ लगाना महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, पेड़ को जगाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जीना चाहिए, तभी तो पेड़ लगाने का फायदा होगा ना। अगर पेड़ लगाने के बाद हमने उसे पानी नहीं डाला और भूल गए तो पेड़ का क्या फायदा। अभी आप तो बड़े हैं, आपको तो इतना पता ही होगा। और आखिरी मुद्दा है, टेक केयर ऑफ द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स। छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, यदि आपने अगर गांव में लगाया है तो भेड़ बकरियां होती है, बिल्लियां होती है, ये शायद हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी भेड़ बकरियों को तो पता नहीं, उनके लिए तो वो चारा होता है, और अगर आपने प्लांट लगाया और वो चारा समझ के आपका प्लांट खा गया तो फिर आपको प्लांट लगाने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए बच्चों ये कुछ ऐसे मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए, वैसे आप भी बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो और कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे सकते हो। एक आखिरी, डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट व्हाट योर फादर एंड मदर डू फॉर योर फैमिली। तो बच्चों ये आपकी उम्र के हिसाब से एकदम सही सवाल है। पहले भी सही थे लेकिन वो इजी थे, ये थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। अभी हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या करते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन पेयर्स में डिस्कस करके प्रॉपरली पॉइंट वाइज लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए मैंने आपके लिए एक बार लिख के बताया है, जरा गौर फरमाइए। सबसे पहले हम फादर की सारी बातें देखेंगे। वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो पगार कमा सके, ताकि वो हमारे घर में हमारी सारी जरूरतों को पूरी कर सके, 2 वक्त की रोटी, कपड़े और हमारे सर के ऊपर छत को बरकरार रख सके। इसीलिए हमारे पापा बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उसके बाद गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू फैमिली। हर फैमिली में जैसे हमारे स्कूल में अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, वैसे हमारे घर में भी डिसिप्लिन होता है। हमारे स्कूल में टीचर्स होते हैं, टीचर्स के ऊपर हेडमास्टर होते हैं, हेडमिस्ट्रेस होते हैं, उनके ऊपर बीओ एओ वगैरह सब ऐसे हायरार्की होता है। बट इन आवर होम द होल एंड सोल प्रिंसिपल ऑफ आवर होम इज फादर। जो हमारे घर के हेड पर्सन होते हैं वो हमारे पिताजी होते हैं। अगर पिताजी के पिताजी भी हमारे घर में रहते हैं तो दादाजी हेड ऑफ द फैमिली हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे फैमिली को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, बात बात पर हमें अच्छी बातें सिखाते रहते हैं, क्या गलत है क्या सही है इनके बीच में फर्क बताते हैं, और आपको कैसे बर्ताव करना चाहिए ये संस्कार भी हमारे पिताजी हमें देते हैं। तीसरी बात, वेरी ड्यूटीफुल एंड लविंग। हमेशा अपना काम समय पे करने वाले हमारे पिताजी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। वो हमेशा रोज काम पर जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे ऊपर मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ पिता सब कुछ है, उन्हें घर चलाना है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ड्यूटीफुल और नीट एंड टाइडी रहते हैं, मतलब टाइम के मामले। और लविंग तो सबके पापा रहते हैं, सबके पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उसके बाद ब्रिंग्स थिंग्स फॉर फैमिली, बहुत सी चीजों को वो फैमिली में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल खिलौने, आपका बर्थडे हो तो नए कपड़े, नई गाड़ी, ऐसे बहुत सी चीजें आपको दिलाते रहते हैं आपके पापा। और आखिरी, हेल्प्स इन माय स्टडीज। बहुत से पापा लोग, मम्मी लोग और पापा दोनों भी बच्चों को अपनी पढ़ाई में उनको हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और फादर के बारे में मैंने कुछ ये ऐसे दिए हैं, आप भी कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपके पापा आपकी फैमिली के लिए क्या क्या करते हैं। अब मैं अपने मदर के बारे में कहूंगा, कीप्स द हाउस क्लीन। माँ का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है, घर को संभालना, घर को साफ सुथरा रखना, घर में किसी भी प्रकार की बीमारी ना फैले, इसलिए घर में प्रॉपरली सब कुछ सफाई ठीक से करना, कूड़ा कचरा समय पे फेंकना, और ज्यादा जो घर में पूरा हर तरफ बिखरे हुए कपड़े या बिखरे हुए सब कुछ हम कर देते हैं। हम छोटे होते तभी हम पूरे खिलौने वगैरह घर में कर देते हैं, तो हमारी मम्मी घर को साफ करने का सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। उसके बाद केयर्स फॉर एवरी फैमिली मेंबर। अब ये नहीं कि पिताजी केयर नहीं करते, लेकिन मम्मी की ममता बहुत ज्यादा होती है पिताजी से भी, और वो उसकी केयर का कोई तुलना नहीं होता है, क्योंकि ममता माँ के अलावा और कोई नहीं बेहतर जानता। उसके बाद प्रिपेयर्स फूड फॉर अस। सबसे महत्वपूर्ण घर साफ करना, और उसके बाद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है खाना पकाना। अगर बच्चों हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी क्या हालत हो जाएगी ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हो, और इसलिए ये भी महत्वपूर्ण काम हमारी माँ हमारे लिए करती है। उसके बाद वरीज ड्यूरिंग आवर डिजीजेस। माँ के चेहरे पे जो टेंशन आता है जब आप बीमार पड़ जाते हो, वो टेंशन शायद ही
किसी दुनिया में, पूरे दुनिया में तुम्हारा फ्रेंड हो, तुम्हारी टीचर हो या कोई भी हो, आफ्टर ऑल माँ का जो दिल होता है वो किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और आखिरी मुद्दा, गाइड्स अस टू डू द राइट थिंग्स। जैसे हमारे पापा को हमें समझाते, सही गलत का पाठ पढ़ाते हैं, वैसे ही हमारी माँ भी हमें अच्छे अच्छे संस्कार देती है कि बड़ों से कैसा बर्ताव करना चाहिए, आदर करना चाहिए। सारी चीजें हमारे माता पिता हमसे बचपन से कहते आते हैं और बचपन से हमें उनके माँ बाप ने दिए हुए संस्कारों को हमारे अंदर, हमारे दिलो दिमाग में बसाते हैं ताकि हम बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे इंसान बने। तो बच्चों, चिटचैट बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं हमारे पोएम के पास। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। जैसे कि मैंने आपको कहा बच्चों की ये कविता जो है एक प्रसिद्ध हिंदी कवि सुनील शर्मा जी ने लिखी हुई है, जो कि हिंदी में लिखी गई थी, लेकिन उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद हमारे सिलेबस में 1.3 चैप्टर पे दिया गया है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। तो हम एक एक वर्स पढ़ेंगे, एक एक स्टैंजा पढ़ेंगे और हम जानेंगे उसका कविता का भावार्थ। ओ मून, give me moonlight, basket full or 2 baskets full with seeds of moonlight। अब देखो यहाँ पर कवि तुलना कर रहा है, चंद्र जो है, चंद्रमा जो है, उसकी जो प्रकाश होता है, उसका जो लाइट पड़ता है रात के समय में, फुल मून के टाइम पे स्पेशली, तब कवि उस चांद को देखकर ये कहता है कि हे चंद्रमा, मुझे तुम्हारा चंद्र प्रकाश दो, 1 बास्केट 2 बास्केट भर भर के दो, मैं उस चंद्र प्रकाश के बीज बोना चाहता हूं। अब बच्चों ये काल्पनिक है, मतलब ये कल्पना है। अब चंद्र प्रकाश तो चंद्र से निकलने वाली रोशनी को कहा जाता है। अभी चंद्र प्रकाश का कोई बीज तो होता नहीं, चंद्र का कोई बीज तो होता नहीं कि चलो माना कि चंद्र का बीज हो तो मैं बीज लगा दिया तो मतलब मेरे गार्डन में सब चांद जैसे फल निकल आएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट द थिंग इज, यहां पर इमेजिनेशन देखो कवि का कि वो कितने बेहतरीन तरीके से, कितने ब्यूटीफुली वो समझा रहा है। ओ मून, गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of moonlight। From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work। तो बच्चों, कवि जो है गांव में रहते हैं और गांव के जो सारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके माता पिता जो है रोज सुबह उठकर गांव से शहर काम करने के लिए जाते हैं और अंधेरा पड़ने के बाद वो शहर से गांव लौटते हैं। दिन का पगार, दिन का जो मजदूरी होता है वो जमा करके वो शाम को जब लौटते हैं तो वो कवि ये कहता है कि मैं अगर तुम्हारे चंद्रमा के बीज अगर पा लूं तो शहर को जाने वाला रास्ता जो है हमारे गांव से, रास्ते के दोनों किनारों पर थोड़ी थोड़ी अंतर पर मैं वो बीज बोऊंगा। अब आप शायद मेरा भावार्थ, कविता का भावार्थ समझ रहे हैं कि कवि जो है उस रास्ते पर चंद्रमा के बीज बोना चाहता है जिस रास्ते पर उस गांव के सारे बड़े बुजुर्ग लोग काम पर जाते हैं शहर, और he want to sow many small moons of light, the whole village goes to the city daily to work। अब क्यों उस रास्ते पर वो चंद्रमा के बीज क्यों बोना चाहता है, जानते हैं अगले स्टैंजा में। It becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. जब वो लौटते हैं शहर से गांव की तरफ, जो कि रास्ता बहुत लंबा है, सफर बहुत कठिन है। राउट मीन्स सफर, जो रास्ता होता है, जो मार्ग होता है, उसे राउट कहा जाता है या रूट कहा जाता है, वो बहुत कठिन है, टफ है, एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। इतने सारे सांप और बिच्छू उस रास्ते में हैं कि अंधेरे में अगर कहीं गलती से किसी पे पांव पड़ जाए या अनजाने में जो सांप है या बिच्छू है अगर वो डस ले तो बहुत तकलीफ हो सकती है। ना हमारे गांव में कोई बस आती है, ना बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी या टांगा वगैरह कुछ नहीं आता। जब मेरे पिता घर लौटते हैं तब मैं सोया हुआ होता हूँ।
मैं चंद्रमा तुम्हारी तरफ देख देख कर मुझे नींद आ जाती है और मैं रोज यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे थोड़े से बीज दे दो ताकि मैं मेरे गांव से शहर जाने वाले रास्ते के दोनों किनारों पर वो चंद्रमा के बीज बोऊं और उस रास्ते पर, उस पथ पर हमेशा रोशनी ही रोशनी हो, क्योंकि मेरे पिता जैसे हमारे गांव के और भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो शहर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें रास्ते में आते वक्त अंधेरे में चलना न पड़े। आपका प्रकाश, चंद्रमा को कह रहा है वो, आपका प्रकाश उनको रोशनी देगा, दिन के उजाले के इतना नहीं लेकिन कम से कम ये देखने के लिए रोशनी दे देगा कि वो बाकी सारे खतरों से बचे। और हमारे गांव में ना बस चलती है, ना घोड़ा गाड़ी, ना बैलगाड़ी, तो हमें पैदल ही आना पड़ता है और पैदल आने के वजह से इन सारी चीजों का खतरा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि कवि ने ऐसी कल्पना क्यों की है। एक नादान बच्चे की कल्पना, देखो कितनी गहरी उसमें बात है, कितनी गहरी उसमें सच्चाई है। उसके पिता के प्रति उसके दिल में कितना आदर है, कितनी चिंता है, और इसीलिए वो बच्चा ये सोचता है, चंद्रमा से हाथ जोड़ के विनती करता है कि मुझे 1-2 कटोरे भर के तुम्हारी चंद्रमा का चंद्र प्रकाश दे दो ताकि मैं उस प्रकाश से पूरे रास्तों को क्या कर सकूं, रोशनी से भर सकूं। आगे देखते हैं अगला स्टैंजा। And he goes back early in the morning while I am sleeping. मैं रात की नींद पूरी भी नहीं कर लेता, सुबह उठ भी नहीं जाता, उतने में मेरे पिताजी सुबह जल्द से जल्द पहली ही सूरज की किरण निकलते ही चले जाते हैं काम पर, क्योंकि उन्हें पता है मेरे घर में मेरा छोटा बच्चा है, मेरी बीवी है, मेरी माँ है, उन सबका अगर पेट भरना होगा तो मुझे काम पर जाना ही होगा। और गांव और शहर के बीच में जो फासला है वो शायद बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्हें जल्दी निकलना पड़ता है ताकि वो वक्त पे काम पर पहुंच जाए और काम खत्म करने के बाद फासला दूर होने की वजह से इसीलिए उनको रात में आने में देर हो जाती है। तो बच्चों, इस कविता में हम चंद्रमा से कवि जो मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं, अब हम इसका भावार्थ अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। क्योंकि वो जो बच्चा है वो अपने पिताजी को देखना चाहता है, वो अपने पिताजी को सुरक्षित देखना चाहता है। उसे डर लगता है कि कभी कभी वो सांप मेरे पिताजी को डस ना ले, वो बिच्छू मेरे पिताजी को काट ना ले, वो जो भी खतरा आता है उस रास्ते में, कहीं उस खतरे के वजह से मुझे मेरे पिताजी को हमेशा हमेशा के लिए खो ना देना पड़े। देखिए बच्चों, इतना छोटा सा बच्चा है लेकिन वो सारी बातें समझता है। अब वो किसी और से मदद तो नहीं मांग सकता, इसलिए अकेले में ही चंद्रमा से प्रार्थना करता है कि मुझे थोड़ी सी तुम्हारी जो चंद्र रोशनी है ये मुझे उधार दे दो, या फिर मुझे थोड़ा सा बास्केट, एक थोड़ी सी मुट्ठी भर क्यों ना हो, वो लाइट दे दो ताकि मैं उस रास्ते को रोशन कर सकूं। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की ओर। O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. ये पोएम जो है धीरे धीरे और भी सेंटिमेंटल होती जा रही है, सेंटिमेंटल यानी काफी इमोशनल होती जा रही है। अब ये नए स्टैंजा में कवि जो है वो मून से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है कि ए चंद्रमा, मुझे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट अगर आप फ्री में नहीं दे सकते तो मुझे लोन पे दे दीजिए, यानी एक कर्ज के तौर पर उधार पे दे दीजिए। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली। मुझे उस रास्ते पे रोशनी के बीज बोने हैं, मुझे उस पथ को रोशन करना है ताकि मेरे पिता जो है वो काम से जल्द घर आ सके। मुझे भी उनसे कहानियां सुननी है, मुझे भी उनसे परियों की कहानियां सुननी है, मुझे उनसे शेर, लोमड़ी, चीता जैसे जानवर जो होते हैं, जंगल बुक्स की जो स्टोरीज होती है, एडवेंचरस स्टोरीज जो होती है, मुझे वो स्टोरीज उनसे सुननी है। मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ।
सुबह मैं उठता भी नहीं, उस समय मेरे पिताजी काम पर चले जाते हैं। शाम को, रात को उनकी राह देख देख कर मेरी आंखें बंद हो जाती है, तब जाके वो घर आते हैं। पता नहीं खाना खाते हैं भी नहीं खाते हैं, मैं उनसे बात भी नहीं कर सकता। पूरा दिन भर वो काम पर रहते हैं और मैं पूरा दिन उन्हें मिस करते रहता हूँ। तो ये बाप और बेटे के बीच में जो प्रेम है यहाँ पर, उस प्रेम को दर्शाते हुए कवि ने इस कविता में ये बताया गया है, ये बताना चाहा है कि हे चंद्रमा, मुझे तुम अगर फ्री में नहीं दे सकते तो मुझे लोन पर दे दो, लेकिन मुझे मूनलाइट चाहिए, क्योंकि मैं अपने पिता का जो सफर है वो रोशन कर सकूं और उनकी जो तकलीफें हैं उनको दूर कर सकूं। O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. हे चंद्रमा, मुझे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट दे दो। मैं उस बास्केट में से छोटे छोटे जो तुम्हारे चंद्रमा के बीज है, वो सड़क के दोनों साइड मैं बीज बोते चला जाऊंगा, उन्हें पानी दूंगा, उन्हें खाद डालूंगा, उनका देखभाल करूंगा उन पौधों का। जब वो पौधे बड़े हो जाएंगे तो उनमें से छोटे छोटे चंद्रमा निकल आएंगे और वो छोटे छोटे चंद्रमा से पूरा रास्ता रोशन हो जाएगा। उस रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी और मेरे पिता को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये कविता के कवि, जिसमें मैंने आपको कहा कि सुनील शर्मा, ट्रांसलेटेड फ्रॉम डोगरी। बच्चों, ये थी हमारी आज की कविता बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कविता समझ आई होगी। अब हम इसमें से कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से इस कविता को देखेंगे। लेट्स फाइंड आउट फिगर्स ऑफ स्पीच इन द पोएम। अभी हमें फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढने इस कविता में, तो आइए देखते हैं। अब मैं स्टैंजा पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच कहां पे है। ओ मून, गिव मी मूनलाइट, बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of moonlight। ओ मून, ये है एपोस्ट्रोफी। यहां पर हम उस मून से बात कर रहे हैं, इसलिए जो सेंटेंस है ओ मून, दिस इज अ टाइप ऑफ एपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच। Secondly, from the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small, small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. अब इस स्टैंजा में small, small, यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है रिपीटिशन। ध्यान से नोट कीजिए, स्मॉल स्मॉल, ये रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट स्टैंजा। It becomes dark on its way back as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. Snakes, scorpions. This figure of speech is alliteration. अब देखो, snakes and scorpions पूरा अगर आप पढ़ते हो जोर से तो आपको स का उच्चार ज्यादा आएगा। जब भी किसी एक स्वर का उच्चार ज्यादा आता है, स या क या ब, तो वहां पर उस फिगर ऑफ स्पीच को एलिटरेशन कहा जाता है। रिपीटिशन में शब्द रिपीट होते हैं, पर यहां पर स्वर रिपीट होते हैं, साउंड। And he goes back early in the morning while I am sleeping. जब वो वापस चले जाते हैं सुबह, तब भी मैं सोया हुआ हूं। यहां पर कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं। अगला स्टैंजा देखते हैं। O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. Light, dark, ये है एंटीथेसिस फिगर्स ऑफ स्पीच। टेल्स एंड स्टोरीज, जिसमें लाइट डार्क, अभी ये ऑपोजिट है, टेल्स स्टोरीज ये सिमिलर है। तो ऐसे कुछ ऑपोजिट्स और सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जहां पर हम उसे क्या कह सकते हैं, एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच।
O moon, given me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Now here, sow seeds. This is alliteration. स का उच्चारण ज्यादा टाइम हुआ है. Sow seeds. स 3 बार उच्चार हुआ है. तो यहाँ पर जब स्वर का रिपीटेशन होता है तो उसे alliteration figure of speech कहा जाता है. और नीचे सुनील शर्मा translated from Dogri. This is the poem written by Sunil Sharma and translated it into English in our syllabus. I hope you have understood this poem, students, and I also hope that you have understood the figure of speech in this poem. Now let's do the last discussion. Write an appreciation of the poem. ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि पोएम का एप्रिसिएशन लिखें. एप्रिसिएशन में सबसे पहले लिखना होता है आपको टाइटल है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. उसके बाद आप लिखेंगे पोएट यानी कवि का नाम जो कि है सुनील शर्मा जी. उसके बाद है राइमिंग स्कीम. राइम स्कीम फ्री वर्ड्स है, यहाँ पे कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है मोस्टली, इसीलिए इसे फ्री वर्ड्स कहा जाता है. फिगर्स ऑफ स्पीच हमने देखा कि एलिटरेशन है, रिपीटिशन है और एंटीथेसिस है. उसके बाद में हमने यहाँ पर बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने देखे हैं. आप फिर से एक बार देख लेना. सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम की? A request of a village boy to moon asking for moonlight to light the dark roots of his village. एक रिक्वेस्ट है विलेज बॉय, गांव में रहने वाले एक छोटे से बच्चे की चंद्रमा से रिक्वेस्ट है कि वो उसकी जो चंद्र प्रकाश है वो हमें उधार पर दे दे ताकि हम वो रास्ता रोशन कर सके जिस रास्ते से हमारे पिता और हमारे गांव के सारे बड़े लोग रोज सुबह जल्दी उठकर काम कर जाते हैं और रात में अंधेरे के बाद ही घर पर आते हैं. और उस रास्ते पे कठिनाइयां इतनी हैं और उस समय भी इतना लग जाता है, इसीलिए वो अपने पिता को बहुत मिस करता है. और मिस करने के वजह से ही वो क्या करना चाहता है, उस रास्ते को चंद्रमा की प्रकाश से रोशन करना चाहता है, जगमगा देना चाहता है. तो ये थी बच्चों हमारी आज की पोएम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. थैंक यू वेरी मच. उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी. मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया. Thank you students, this was our today's lecture and don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.